हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हमारे बीच में एक खास मेहमान है, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और इनका एसएससी जेईई 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी 2020 में कंप्लीट हुआ है और फाइनली मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो हम ऋषभ जी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो प्री दिया, मेंस दिया, क्या अप्रोच रहा, कैसे आपको डील करनी चाहिए एग्जाम्स के साथ कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी भी इन्होंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी है। अभी जो अगला पेपर होने वाला है 2019 का जो एसएससी जेईई होने वाला है वो भी ये देंगे और उसमें भी अच्छा स्कोर करें, ये हम उनके लिए दुआ करेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊं कि हमारे जो इंडिया है इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक है और लाखों की संख्या में हमारे स्टूडेंट गांव से निकलकर, शहर से निकलकर एक उम्मीद लेके आते हैं शहरों में कि हम एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और एक अच्छी पोस्ट हासिल करेंगे और वहां जाकर नौकरी करेंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर एक एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं स्टार्टिंग में वो कंपटीशन देख के ही भाग जाते हैं, उनको थोड़ी समस्या होती है, वो बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो थोड़े दूर तक जाते हैं, थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं, 1-2 साल निकालते हैं, एक तो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में स्कोर ना कर पाने की वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के स्टूडेंट होते हैं। उनको सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मैं जीरो हूँ तो जीरो हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब मैं जाऊँगा यहाँ से तो हीरो बन के ही जाऊँगा। अब मुझे उसमें कितना ही टाइम लग जाए, चाहे मुझे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, लेकिन जाऊंगा तो मैं वो बैच लेके ही जाऊंगा कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो यही अप्रोच रखनी पड़ती है। और मैंने जिस जिद की बात की है तो आप देखेंगे कि इस जिद ने पूरी दुनिया बदल दी है। चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें जो बिल गेट्स ने खड़ी कर दी है, ड्रॉप आउट किया उन्होंने, वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इलोन मस्क की बात हम करना कैसे भूल सकते हैं, 2020 में हम जी रहे हैं। आज स्पेस एक्स का समय चल रहा है, टेस्ला का समय चल रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो इलोन मस्क की रही थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम डेवलप किया और एक कंपनी को जाके बेचा। फिर आगे चल के एक टाइम ऐसा आया कि जब स्पेस एक्स को खड़ी करने जा रहे थे तो वहाँ पर उनके पास एक भी रुपए नहीं बचा था। 3 बार असफल हो गए थे रॉकेट बनाने में और लास्ट टाइम पर उनकी जिद काम आई, उनका सब चला गया, पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, घर चला गया, लेकिन लास्ट टाइम की जो जिद थी उन्होंने बोला मैं एक और अटेम्प्ट करूँगा और वो जिद फाइनली काम आई और आज स्पेस एक्स खड़ा हो गया, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई को कैसे भूल सकते हैं कि जिन्होंने साइकिल पर रख के रॉकेट उड़ाया था। अगर वो रॉकेट नहीं उड़ा होता इंडिया से तो आज शायद इसरो का इतना बड़ा नाम ना होता। तो ये जिद ही है जिन्होंने दुनिया बदली है, जिद्दी लोगों ने दुनिया बदली है। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ ऋषभ जी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या क्या इनकी प्रोसेस रही है इन एग्ज़ाम को लेकर। तो ऋषभ जी, मैं सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिलाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। उनको बताइए आप कि आप कहाँ से आते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और क्या अप्रोच रहा है अभी तक की जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन हुई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या रहा है वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ परमार है। मैं गांव वार्ड पिछलाना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एक दुकानदार हैं और मेरी मम्मी एक प्राइमरी टीचर है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी BE UIT RGP भोपाल से कंप्लीट की। उसके बाद करंटली मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ SD बंसल कॉलेज इंदौर से। फ्रेंड, 2017 में मैंने अपनी BE कंप्लीट करने के बाद इंदौर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे मैंने कोचिंग्स, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे उस समय कोचिंग्स लगी, तो मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में ट्राई किया, डेमो लिए। तो फिर यहाँ पे मैं नेविगेट कोचिंग में आया। यहाँ पे 3 दिन का मुझे डेमो मिला। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनमें सब्जेक्ट्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज है और ये लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरा बेसिक थोड़ा सा वीक था और पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मेरी डिग्री जो है 6.8 की डिग्री रही है, तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नोट्स मिले वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और यहाँ पर एक चीज़ थी, यहाँ पे लाइब्रेरी थी जो कि 24 आवर्स अवेलेबल थी। आप यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
ऋषभ जी, अभी 2019 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप भी उसको अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल। तो उसमें क्या अभी 5 से जो 6 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसमें आपकी मेंटलिटी क्या है और आप क्या स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि मैं एकदम से प्रेशर ले लूँ? मान के चलो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं एकदम से या तो प्रेशर ले लूँ उस चीज़ का कि मेरे पास इतना टाइम बचा है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, या फिर मैं अपने आप को रिलैक्स छोड़ दूँ कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, वही थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूँगा मैं, और जो मैंने अभी तक पढ़ लिया वो मेरा फाइनल है। तो क्या इस डील होनी चाहिए 5 से 6 दिन के लिए? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एसएससी जेईई जो एग्ज़ाम है वो 4 या 5 दिन की प्रिपरेशन से नहीं निकलती। इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन लगती है। और अभी आपके पास 4-5 दिन बचे, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होके ये सोचें कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया है, अब आप ये कर सकते हैं कि आपके ने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसकी हेल्प से रिवीजन करें। डेली आप 2 से 3 सब्जेक्ट उठाएं, जिससे कि 4 से 5 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। और उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर आप एक टेस्ट दे सकते हैं डेली, जिससे कि आपको थोड़ा सा सेल्फ एवेल्यूशन का भी मौका मिले और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको थोड़ा सा नया नहीं लगे वो चीज़। तो ये कर सकते हैं आप। तो जैसे कि अभी एग्ज़ाम आपने बताया कि ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, मतलब वही निकल के आया कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूं और जो पढ़ा है वो उसी से डील करूं। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि एकदम से मतलब लोड लेने का क्या है कि मैं तो मान लो कि जब एग्ज़ाम होता था उससे एक दिन पहले तो रिलैक्स छोड़ देता खुद को, पढ़ना ही नहीं। तो वो सब चीज़ें को मतलब रिलैक्स रहो, जो आपने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत रिवाइज करो, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, इसका भरोसा रखें अपने आप पर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरा ये प्रोसेस हुआ, मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ तो उस टाइम पर मेरी क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए कि मैं कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूँ, कौन से को बाद में अटेम्प्ट करूँ, जिससे मेरे ऊपर बीच में कभी प्रेशर क्रिएट ना हो बीच एग्ज़ाम में कि मुझे ऐसा लगने लगे कि बिगड़ गया पेपर, या मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चला जाऊँ कि बहुत अच्छा जा रहा है और फिर वहाँ मैं गलतियाँ करने लगूँ। तो एक बैलेंस वे में जो पेपर देने की प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, व्यूअर्स को बताएं क्या रहेगी। फ्रेंड, सबसे पहले तो अब जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते हैं, बैठते हैं, तो अपने घर वालों को याद करें, भगवान को याद करें और धन्यवाद करें उनको। फिर उसके बाद आप पेपर स्टार्ट करें। पेपर स्टार्ट करने में सर फ्रेंड्स ये एसएससी जेईई में जो 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 आवर्स का टाइम होता है, उसमें 50 मार्क्स के रीजनिंग आते हैं, 50 मार्क्स के जीके होता है और 100 मार्क्स का जो सिविल इंजीनियरिंग आता है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो है थोड़ी सी इजी आती है। उसमें आप इजीली 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आप आगे के लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप सिविल इंजीनियरिंग उठाइए, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो भी आपका लगभग 30 से 40 मिनट्स में आप कवर कर सकते हैं। तो जब आप एक टोटल 80 मिनट्स, 40 मिनट्स में रीजनिंग कवर करेंगे और 40 मिनट्स में आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, तो 80 मिनट्स में आप 2 मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपके जो दिमाग में एक जो स्ट्रेस आना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और थर्ड जो पोर्शन बचा है जीके में यार ऐसा है कि आप अगर याद है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं है तो छोड़ना है। तो वो 10 से 15 मिनट में आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब ये तीनों पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिए, इसके बावजूद आपके पास 15 मिनट बच गए। उस 15 मिनट में आप एक बार पूरी तरीके से देख सकते हैं कि कोई कहीं पे आपने मिस्टेक की हो या कोई मार्क क्वेश्चन किया हो, उसको आप फिर से अटेम्प्ट करें और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो ये आपकी बेस्ट अप्रोच होगी। जैसा कि ऋषभ जी ने बताया है कि हमें क्या पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए, फिर उसके बाद में जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, सिविल से इनका मतलब है कि आप जिस भी स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, मतलब आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल, मतलब जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप जीके वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें। जीके में ऐसा है कि आपको क्वेश्चन आता है तो टिक करना है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा कभी डीप में पढ़ा ही नहीं होता उन चीज़ों को, तो वहाँ पर तुक्का मारी बिल्कुल काम नहीं है। जो आपको आता है लगाएं और उसके बाद निकल जाए। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है सर। तुक्का मार नहीं मार्किंग है, नहीं मारना है, नहीं मारना है। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है।
अगर मैं होता तो देख बताता अपने प्रोसेस से। ऋषभ जी का कहना है, इन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो अभी तक ये थोड़ी सी बात हुई अपनी एग्ज़ाम की। अब मैं आपसे थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं जो जानना चाहता हूँ। अब एक पॉइंट और निकल के आता है कि क्या होता है कि स्टूडेंट जो है, मान के चलिए मैं हूँ या आप हो, तो इसमें क्या होता है कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी एग्ज़ाम की, तो मुझे क्या लगता है कि अब मेरे सामने वैकेंसीज हैं, सामने मेरे पास पेपर है एक देने के लिए, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। फिर जब होता है कि अब टेक्निकल है, ज़्यादा एग्ज़ाम आते नहीं हैं, कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं अब तो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि 4 महीने 2 महीने का टाइम लेते हैं कि मैं इस अटेम्प्ट में निकल जाऊंगा, बाकी अगर जैसे 6 महीने का गैप हो गया तो वहाँ पढ़ाई नहीं करते, वहाँ छोड़ देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि क्या आपकी अप्रोच रहना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि मुझे निकालना है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या मुझे ड्रॉप आउट करना चाहिए बीच बीच में, या फिर मैं अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखूँ, चाहे एग्जाम आए चाहे नहीं आए। मतलब उस दिन के लिए कि जिस दिन मेरे सामने वैकेंसीज हैं, अगर मेरे पास 100 है, मान के चलिए सिर्फ 100 वैकेंसीज आई हैं, तो मुझे उसमें से एक वैकेंसी चाहिए, 99 आई है, एक तो मेरी। बिल्कुल। तो क्या अप्रोच होना चाहिए? सर ये वैकेंसी अगर आती है और फिर उसके बाद पढ़ाई करने लग जाता है, ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू आप रखिए, क्योंकि जब आप ब्रेक कर देते हैं तो चीज़ें जो हैं बहुत सारी स्लिप हो जाती हैं, उनको आपको रिकवर करने में कम से कम 1 से 2 महीना लगता है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटबैक होगा, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं वो कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं। चाहे आप दिन में 2 से 3 घंटे भी अगर देते हैं डेली, तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक आपको एज प्रोवाइड करेगा दूसरे स्टूडेंट से जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, और आपका सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। वही है कि मतलब कंटिन्यू रखनी चाहिए बिल्कुल। चीज़ों को। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टेक्निकल की हम बात करें, इतना वास्ट सिलेबस पहले से हमारा टेक्निकल पोर्शन का होता है, प्लस में हमको नॉन टेक पकड़ा दिया जाता है जिसको आज तक पता ही नहीं कि क्या यूज है, ठीक है। तो उसको पकड़ा दिया जाता है कि आप बस झेलो। हाँ, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जिनका हमको कभी यूज नहीं होने वाला है, तो उनसे भी हमको डील करनी है। और हम टेक्निकल के तो बहुत कम मन लगता है उन सब्जेक्ट को पढ़ने में, और जीके वगैरह तो हमारी थोड़े ऊपर से निकलता है, दूर से ही। तो ऐसा ही है कि आप कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को हमेशा। आई कोचिंग से जुड़े रहें या खुद से सेल्फ स्टडी करते रहें, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू रखें उस स्टडी को। ये एक बेस्ट अप्रोच रहेगा कि जब तक आप निकाल नहीं देते, क्योंकि लक्ष्य फिर अगर वही है तो फिर खाना पीना सब छोड़ के वही देखना चाहिए कि मुझे निकालना है, टाइम जितना भी लगे। इसमें सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप केवल एक एग्ज़ाम पे फोकस करें। जैसे अभी एसएससी आ गई, उसके बाद व्यापम आ गई, फिर राजस्थान की आ गई, तो बार बार शिफ्ट करने के बजाय आप फोकस रहें एक एग्ज़ाम पे, तैयारी करें, एग्ज़ाम दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना फोकस एम हमेशा एक ही एग्ज़ाम पे रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं, तो उनसे अगर आपको कॉम्पीट करना है तो बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब एक एग्जाम पर फोकस रखें। आप मान के चलो कि एमपीपीएससी स्विच कर लिया, ऐसे यही देने चले गए, फिर जेई देने आ गए, फिर आपने सोचा व्यापम भी दे देता हूँ, तो ये मेंटेलिटी ना रखें। बिल्कुल सर, मतलब फोकस एक पर रखें, एग्जाम आप देते रहें, क्योंकि एग्जाम उससे सारी दें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपको पता चलेगा मेरी प्रिपरेशन क्या है। तो एग्जाम देते रहें, लेकिन फोकस एक होना चाहिए। वो बिल्कुल आपने सही कहा। आगे बात करते हैं कि अब मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हर एक लाइफ में एक हम है, जैसे आप हुए हम हुए, तो टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में क्या टीचर्स की भूमिका रही है, और कौन सा आपका ऐसा टीचर रहा है जो आपको बहुत पसंद आया हो पढ़ाने में? वो कोई भी हो सकता है, 11th-12th में हो सकता है, वो आपके ग्रेजुएशन में हो सकता है, या फिर आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते थे तो उस टाइम पे भी कोई हो सकता है। तो कौन है रहा ऐसा, या उनकी भूमिका क्या रहती है हमारी ज़िंदगी में? सर टीचर्स की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में। वो मतलब आप यूँ समझ लीजिए, अगर एक गाड़ी चल रही है तो ड्राइवर जो होता है वो टीचर होता है। अगर आप गाड़ी हो तो उसका ड्राइवर जो है वो टीचर होता है। वो सही डायरेक्शन में, आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना है वो सही डायरेक्शन में आपको ले जाएगा, हर समय आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे जब मैं कोचिंग में आया था तो यहाँ पे अंकित सर मेरे
मतलब बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट रहे हैं वो, क्योंकि उनका जो नॉलेज का लेवल है वो तो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा जो उनका डेडिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, अपने काम के लिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और 24 आवर्स जो है आप कभी भी उनको व्हाट्सएप करो, कॉल करो तो उनका बिल्कुल रिप्लाई आता था, जो कि मेरे डाउट्स कभी मेरे क्लियर नहीं हो पाते थे। तो मान लो अगर मैंने कॉल किया वो बिज़ी है तो बाद में उनका फिर से रिटर्न भी कॉल आता था और सारे मेरे डाउट्स वो क्लियर करते थे। मतलब टीचर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, अपन को जहाँ सफल एक अपने करियर को ले जाना है बिल्कुल। तो वो गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। बिना गाइडेंस के आप नहीं कर सकते इतनी आसानी से, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाना टाइम पड़ेगा। ज़्यादा लगाना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है आज की डेट में, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो एक दिक्कत क्या हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि आपको कंपटीशन नज़र नहीं आता है। हाँ सर। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो आपको कंपटीशन नज़र नहीं आता कि मेरे क्लास में 10 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, तो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या मैं उनसे कितना अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। जो बिल्कुल वीकली सर, टेस्ट हो रहे हैं ये ये सब तो चीज़ें। बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग एग्ज़ाम का। का। क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप उनके घर में बैठ के लेते हैं, आराम से कंफर्टेबल होकर कुर्सी पे बैठ के, पानी भी आ रहा है, खाना भी आ रहा है, वहीं आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक उसका ड्रॉबैक है। वो एक बार आपने पॉइंट जोड़ दिया कि वो स्ट्रगल फील नहीं होता है। बिल्कुल। वो मज़ा नहीं आता फिर उस स्ट्रगल में कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा। कंफर्ट आप ले लेते हाँ हैं। हाँ, उस चीज़ में कंफर्ट्स ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हुई हमारे ऋषभ से बहुत अच्छी बातचीत। अगर इनसे आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नेविगेट की किसी फैकल्टी से गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा SSC जेई है, उसके लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस, व्यापम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लान कर रखी है, तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। बहुत अच्छा मटेरियल आने वाला है, तो आप देखते रहें, यूट्यूब चैनल पर भी देखते रहें। साथ साथ आप ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिस ओपन हो चुका है, तो आप वहाँ आके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो बिल्कुल पूछें। चलिए मिलते हैं अगले जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, अगले जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।